बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने। यहाँ क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर वो डिटेल्ड वन शॉट में मैं खत्म करने वाली हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को बिल्कुल भी हरी भरी करके कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए आई हैव डिवाइडेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इनटू कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देन सेल एंड बैटरी। तो आज मैं आपको इसका पार्ट 1 दे रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में और सेल एंड बैटरी के बारे में बताऊंगी। कल इसका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं बिल्कुल डेप्थ में आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं वन शॉट के चक्कर में आपके कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसीलिए मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर अपलोड कर रही हूँ। मैं तो आपको समझा दूंगी और आप भी साथ में बैठ के समझिए इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते ही सबसे पहले आपके बुक में एक पैराग्राफ गिवन है, जहां ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। हम यहाँ स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो अगर स्पॉन्टेनियस रहा तो हम लोग जो एनर्जी निकली उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ताकि करवा सके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो आप सोच रहे होंगे कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है स्पॉन्टेनियस एंड दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने खुद से हो जाए, मतलब बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली हो जाए। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस को आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें देनी पड़ती है जिससे कि वो वर्क करता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से या तो केमिकल बन रहा है या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनता है या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगा। अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो देखिए, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस होता है कि फ्री फ्लो ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल कितना हो रहा है। समझिए एक बहुत चौड़ी सड़क है, तो इसमें कितने लोग पास कर पाएंगे, बहुत सारे लोग पास कर पाएंगे। तो ये क्या है, इसकी कंडक्टेंस बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रॉन या आयंस जो है वो पास कर रहे हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G या कैपिटल C से, और इसका यूनिट होता है ओम-1। देन रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का बिल्कुल उल्टा, यानी कि क्या होता है कि अगर पतली सड़क हुई, यानी बिल्कुल पतली सी गली है, तो लोग जो है वो कम पास कर पाएंगे, बिल्कुल चिपके चिपके से, ऐसे उनकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाती है। तो ये क्या होता है, रेसिस्टेंस यानी हिंड्रेंस, यानी कि कोई चीज उन्हें रोक रही है फ्लो ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स को। तो इसका यूनिट होता है ओम। तो कंडक्टेंस का क्या हो गया, ओम के पावर में -1 यानी 1/ओम। क्यों, क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहां पर बताया था कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू में L अपॉन में A। L क्या है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये रो जो है वो रेसिस्टिविटी होता है। तो ये बात को बस अभी ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताती हूँ उसका क्या यूज है। तो देखिए, जैसे हमें यहाँ पर पता चला कि R जो है वो G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R इज इक्वल टू 1/G करेंगे। और फिर देखिए जो R है, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू अभी यहाँ मैंने आपको बताया दैट इज रो L/A। तो यहाँ पर हम रो L/A लगा देंगे। ये वाला रो जो है इधर आ जाएगा और G ऊपर चला जाएगा। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद ये जो GLA होता है ना, ये एक कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कापा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि कापा जो होता है 1 रेसिस्टिविटी होती है। तो रेसिस्टिविटी का अगर कुछ उल्टा है, तो रेसिस्टेंस का उल्टा था कंडक्टेंस, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो कापा का मतलब कंडक्टिविटी होता है, जो कि हम लोग आगे और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बताया कि कापा होता है 1/रो के बराबर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, रो LA है, तो अगर हम लोग यहाँ पर रो की जगह कापा पुट करेंगे तो 1/कापा इंटू में L अपॉन में A। तो 1/कापा तो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग कापा को मेन लिख रहे हैं, इंटू में A अपॉन में L कर देंगे। तो यही किया है हमने। तो G यानी कंडक्टेंस का होता है कापा इंटू में A अपॉन में L, और इसका यूनिट होता है साइमन पर सेंटीमीटर। फिर आता है एक सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, हम जानते हैं रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। तो यही चीज होती है बेसिकली सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग G के ऊपर ऐसे स्टार से डिनोट करते हैं। तो जो G सेल कांस्टेंट इट इज इक्वल टू L अपॉन में A। तो लेंथ अपॉन में एरिया को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसका कि यूनिट होता है मीटर-1 या सेंटीमीटर -1। अब बात करते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टेंस आपने जाना कि किसी चीज का इजीली या फ्री फ्लो होता है। तो कंडक्टर क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट जो कि अलाउ करेगा फ्री फ्लो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज मेटालिक एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो किसमें कराते हैं, मेटल के वायर में कराते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कराते हैं। तो यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैटर का चेंज नहीं होता है। एक वायर से कोई चीज जा रही है तो वहां क्या ही मैटर का चेंज होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूज हो रहा है, तो यहाँ होती है रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती है उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर मेटालिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटालिक कंडक्टेंस घट जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूज हो रहा है, तो जब आप किसी पानी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल एक्साइट हो जाएंगे और बिल्कुल इधर उधर घूमने लगेंगे, और इधर उधर घूमना यानी कि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना। तो इससे क्या होगा कि कंडक्टेंस बढ़ेगा, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यहां दी तो ये वाला खुशी खुशी इसको लेके इधर से उधर चला जाएगा, तो यानी कंडक्टेंस बढ़ रही है। लेकिन यहाँ मेटालिक में क्या है, वायर है, वायर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनको लगने लगेगी गर्मी, और अगर उनको कोई चीज आप एक्स्ट्रा भी देंगे तो वो उसको नहीं ले जाएंगे, यानी मेटालिक कंडक्टेंस घट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस करते हैं। तो इसका एग्जांपल ये मेटालिक का क्या है, कॉपर का वायर, और इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या है, जैसे ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब कंडक्टेंस को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, यानी कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं वो डिसोसिएट कैसे कर रहे हैं आयंस में, अगर वो आयंस में डिसोसिएट कर रहे हैं बिल्कुल 100% डिसोसिएट, यानी टूट जा रहे हैं आयंस में, वो भी 100% में, मतलब वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो पार्शियली डिसोसिएट कर रहे हैं, मतलब कि वो ना इधर के ना उधर के, कभी भी वापस आ सकते हैं, तो इन्हें क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक। स्ट्रांग वाले को हम एक एरो से दिखाते हैं, मतलब वो 100% डिसोसिएट कर गया। अगर एक चीज से दूसरा चीज अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ है तो वापस आयंस ये नहीं बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वीक में क्या होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, तो यहां पर कंफर्मेशन नहीं होती है कि ये कब पलटी मार देगा। तो जब ये अपने आयंस में टूटता है तो क्या होता है ना, कभी कभी आयंस भी फिर वापस से कंपाउंड बना लेते, तो ये होते हैं वीक, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो इनका कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कम होता है। फिर आता है नंबर ऑफ आयंस, यानी कि कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ आयंस होते हैं, यानी कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होंगी। आयंस को आप समझिए कि ये वो बोट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, तो बोट जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आदमियों को ये ले जा सकती है। तो अगर नंबर्स ऑफ आयंस बढ़ गए हैं तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखिए HCl डिवाइड जो डिसोसिएट हो रहा है H+ और Cl- यानी अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो टोटल कितने आयंस है, देयर आर 2 आयंस। और यहां पर जैसे H2SO4 है, ये डिसोसिएट हो रहा है 2H+ और SO4 2- में। यहां देखिए 2 एंड यहां 1 है, तो यहां टोटल 3 आयंस है। तो जिसके ज्यादा आयंस होंगे, यहां 3 आयंस है और यहां 2 आयंस है, तो जिसके ज्यादा आयंस है वो कंडक्टेंस ज्यादा कराएगा। अब आप सोचिए, एक कंपनी के पास 3 बोट है, एक कंपनी के पास 2 बोट है, तो अगर आदमियों को ले जाना होगा, कंडक्टेंस करानी होगी रिवर में, तो क्या होगा, 3 बोट वाले ज्यादा लोगों को ले जाएंगे, तो वही होगा, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नाउ अगर आयंस सेम हुए तो तब हम क्या कंसीडर करते हैं कि चार्ज और डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, यानी कि कंडक्टेंस जो है वो R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके चार्जेस के, यानी चार्जेस आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटेगी और अगर आप रेडियस बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। जैसे Li जो है उसके ऊपर भी प्लस का चार्ज है, Na के ऊपर भी प्लस का चार्ज है और K के ऊपर भी प्लस का चार्ज है, तो सारे चार्जेस चूंकि सेम है तो हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, यानी कि डिस्टेंस क्या है ये देखेंगे। तो Li, Na और K जब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो शेल इंक्रीज होता है, जिससे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि Li सबसे छोटा है, Na उससे बड़ा है और K सबसे बड़ा है। तो इसीलिए जैसे जैसे मतलब जो बढ़ते जा रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए जो सबसे बड़ा यानी K है उसका सबसे ज्यादा कंडक्टेंस है, देन Na का, देन Li का। देन फोर्थ फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिससे कंडक्टेंस बढ़ेगी। आप ऐसा समझिए, डाइल्यूशन मतलब आप किसी सॉल्यूशन में पानी डाल रहे हैं, तो जब आप इसमें पानी डाल देंगे तो इसका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन तो घट रही है, लेकिन आप इसमें पानी डाल रहे हैं यानी कि इसके पास दे रहे हैं ज्यादा पार्टिकल ताकि ये ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो यानी कि अगर आप कोई भी कंडक्टेंस देंगे तो ये तुरंत ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स और ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पर अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस।
अब बात करते हैं कंडक्टेंस जो होता है उसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं और ये बताता है कि फ्लो ऑफ A+ और B- इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ AB, यानी ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ AB और इसके अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट है, दैट इज A+, B-, इस तरीके से पड़े रहेंगे। और फिर ये कंडक्टेंस क्या बोल रहा है कि A+ और B- को इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी इजीली फ्लो कर पा रहे हैं, यानी कि ये है एक पानी, एक रिवर है, रिवर के अंदर ये सारे बोट्स पड़े हैं और ये बोट कितनी इजीली इस रिवर में तैर पा रहे हैं, यही कहलाता है कंडक्टेंस। ओके, फिर आता है एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कापा, अभी मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था। ये कापा क्या होता है कि कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टेंस यानी कि कितनी इजीली ये फ्लो हो पा रही है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टेंस हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं कापा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कापा। तो देखिए कोई अगर V वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं, यानी V किसके लिए, होल सॉल्यूशन के लिए, तो देखिए 1 सेंटीमीटर के लिए 1 कापा था, तो V सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या होगा, V कापा हो जाएगा। हम लोग V की जगह अब C पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू V अपॉन में कापा। तो V क्या है, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। फिर देखिए कंडक्टेंस आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है मोलर कंडक्टेंस और दूसरा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये इतना आसान टॉपिक है ना। देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या है कि ये इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, मोलर यानी M नीचे लिख देंगे ऐसा बना के, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आप ऐसा बना के इक्वी लिख देंगे। तो यहां पर मोलर मतलब कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है ये 1 मोल सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितने की कंडक्टेंस हो रही है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितनी की कंडक्टेंस हो रही है। जैसे यहां हमने जो कंडक्टेंस पढ़ा कि फ्लो ऑफ A+ और B- इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ AB, तो ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आप कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है तो इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, और ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने लिया है तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस वाले का यूनिट होता है O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, और यहां इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होगा O-1, सेम यहां सेंटीमीटर का पावर 2, ये भी सेम रहेगा, बस यहां पर जो हमने मोलर के लिए मोल -1 लिया था, यहां इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो ग्राम इक्विवेलेंट -1, क्योंकि हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए मोलर कंडक्टेंस का अगर हम लोग देखें तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है इस तरीके से हम लोग, मैंने आपको अभी बताया इस तरीके से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आता है 1000 अपॉन में मोलारिटी इनटू में कापा, यानी कि यहां पर मोलर है तो यहां 1000 में डिवाइडेड बाय मोलर आता है। जबकि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की आप बात करेंगे तो यहां पर इक्विवेलेंट क्या आता है, नॉर्मेलिटी आता है, यानी कि 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी इनटू में कापा। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए 1000 इंटू में मोलारिटी इंटू में कापा, और अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेते तो 1000 इंटू में नॉर्मेलिटी इंटू में कापा। अगर इन दोनों का रिलेशन साथ में निकाले तो वो होता है, हम लोग लेंगे मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू में एन फैक्टर। अगर आप पूछेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है तो मैं एन फैक्टर फिर से आपको समझा देती हूँ कि एसिड के लिए कितने H+ वो आयंस दे रहा है वो उसका एन फैक्टर होता है, बेस के लिए कितने OH नेगेटिव वो दे रहा है, और सॉल्ट के लिए कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो लिबरेट कर रहा है। जैसे सॉल्ट के यहाँ एक एग्जांपल देखिए, जैसे Al2SO4 टेकन थ्राइस, इसमें अगर आप यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 वाला यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी कि Al+3 एंड SO4+2, ये वाला 2 यहाँ गया है, और फिर हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2Al+3 और 3SO4+2। तो अब आप देखिए 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 6, ये है चार्ज, और 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका n कितना आ रहा है 6। या तो आप एक पॉजिटिव वाले का देख लीजिए या एक कोई नेगेटिव चार्ज वाले का सॉल्ट के लिए देख लीजिए। तो एसिड के लिए H+ देखते हैं, बेस के लिए OH- देखते हैं। क्या होता है इफेक्ट कंडक्टेंस पे जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं यानी पानी ऐड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस पे पहले देखते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि मोलारिटी जो होती है वो होती है नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब है मोलारिटी घटेगी, तो घटेगी, और हम जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूले में M जो होता है वो नीचे आता है, यानी अगर मोलारिटी घटेगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात की जाए तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा यानी हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं यानी और पानी ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, घट जाएगी, और नॉर्मेलिटी घट रही है यानी कि नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए नीचे, तो अगर नॉर्मेलिटी घट रही है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही बढ़ते हैं। अगर आप डाइल्यूट करेंगे यानी पानी ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी यानी कि कापा पे, तो
जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं यानी पानी ऐड कर रहे हैं, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि डिक्रीज हो जाता है नंबर्स ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि कापा किसमें होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग कंडक्टेंस देखते हैं। तो जब हम लोग डिस्टेंस बढ़ जाएगा आयंस का, क्यों? क्योंकि हम लोग डाल रहे हैं उसके अंदर, डाइल्यूट कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आयंस के बीच के डिस्टेंस, जो कि हम लोग सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब का पहले देख रहे थे, अब वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और इससे क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो एरिया है उसके अंदर कम आयंस पाए जाएंगे। जैसे कि यहां देखिए, इतनी दूर अगर पानी रहता है तो उसमें इतने आयंस मान लीजिए पाए जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी इतना कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आप देख रहे थे पहले, तो आपको 3-4 मिल जा रहे थे, लेकिन अब अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो आपको यहाँ डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लेस नंबर्स ऑफ आयंस आपको मिलेंगे, यानी कि आयंस के घटने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज कापा डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ कंडक्टेंस से रिलेटेड एक ग्राफ गिवन है, जहां पर आपके बुक में ये बहुत आसान है समझना। देखिए, जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के अंडर रूट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बेसिकली, तो इस तरफ क्या होगा, डाइल्यूशन हो रहा होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जाके यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिलता है, और व्हाट इज दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कर दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इतना पानी उसमें मिला दिया हमने कि डाइल्यूशन जो है इतना कर दिया कि कंसंट्रेशन उसकी 0 हो गई। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहां जाके एक पॉइंट पे मिलता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, वो कभी भी यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पे कभी नहीं मिलता है। तो इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें जानना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कोहलॉश लॉ। तो अब जानते हैं हम लोग कोहलॉश लॉ क्या होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होते हैं, और किसके लिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। स्ट्रॉन्ग वाले के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन 0 हो जाती है और ये वाई एक्सिस पे टच हो जाता है, लेकिन यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कभी टच ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम ये लॉ यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या ये बोलता है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको समझिए कि अगर कोई पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करवा दिया, तो इससे क्या होगा कि इसके जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो जैसे CH3COO- और H+, तो जो इसके आयंस के जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी अपने पेरेंट वाले के इनफाइनाइट डाइल्यूशन के वैल्यू की। पहला तो ये इसने कह दिया। दूसरा बात ये बोलता है कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी स्पीसीज या आयंस का वो डिपेंड नहीं करता है कि उसके पेरेंट का नेचर क्या है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया हमने एक कंपाउंड AB का, ठीक है, और उसके बाद वो टूट के जो आयंस बनाए उसने A+ और B- बनाया। फिर एक दूसरा हमने किया एक कंपाउंड दैट इज AC का इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, इसमें टूट के क्या बनाया A+ और C-। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो A+ है और ये वाला जो A+ है, भले इनके पेरेंट डिफरेंट है, यानी यहाँ पर पेरेंट AB है और यहाँ पेरेंट AC है, फिर भी अगर A है तो A दोनों का A जो होगा वो इक्वल होगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका पेरेंट कौन है। यहाँ पर इसका पेरेंट जो था AB था, इसका पेरेंट AC था, लेकिन जो आयंस बने A और A ये दोनों इक्वल होंगे। इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे माँ बाप कौन है, यानी पेरेंट कौन है। ये किसकी बात हो रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है। तो अभी तक हमने जितने पढ़े उसको मैंने यहाँ पर आपको समरी दे दिए हैं, जहां पर आप आराम से ये बैठ के पढ़ सकते हैं, जहां पर सारे SI यूनिट, उनके यूनिट्स और उनके फॉर्मूलाज मैंने साथ कर दिए हैं आपके लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोहलॉश लॉ, यानी कोहलॉश लॉज का कहां एप्लीकेशन होता है। तो अभी हमने जाना ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेशन, किसके, डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैलकुलेशन के लिए हेल्प आता है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही होता है। और ये भी कैलकुलेट में करने में हेल्प करता है कि क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप पूछेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग इस तरीके से अल्फा से डिनोट करते हैं, जहां पर कोई चीज डिसोसिएट हो रही है, यानी टूट रही है, तो HA जो है वो टूट रहा है, दैट इज H+ और A- में। यहाँ पर हमने ये वाला सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कभी भी पलटी खा सकता है, इसलिए क्या होता है 2 एरोस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब इनिशियली क्या था, इसका कॉन्सेंट्रेशन था 1 और इन दोनों का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यानी दोनों 0-0 थे। अब जैसे एक टाइम T पे H का फॉर्मेशन हुआ कुछ अल्फा और A का फॉर्मेशन हुआ कुछ अल्फा, तो यहाँ पर अगर यहाँ अल्फा की फॉर्मेशन हुई है तो HA क्या होगा, पहले इनिशियली 1 था, अगर फॉर्मेशन अल्फा की हुआ है मतलब यहाँ से कुछ अल्फा माइनस हुआ होगा, तभी तो यहाँ अल्फा की फॉर्मेशन हुई है। तो टाइम T पे HA जो है वो 1- अल्फा हो गया और H और A यहाँ पर अल्फा अल्फा हो गया। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि हम लेंगे अल्फा इज इक्वल टू ये फाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि हमने कुछ डाइल्यूशन जो है वो कितना पानी हम लोग डाल रहे हैं, कुछ वॉल्यूम में पानी डाल रहे हैं, वो वॉल्यूम हमें पता है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम M और यहाँ नीचे इनफाइनाइट, यानी हम इनफाइनाइटली पानी डाल दे रहे हैं उसमें, तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ देखिए, जैसे कि HA कुछ अगर कंसेंट्रेशन का था तो पहले 0-0 था, अब जब ये कुछ कंसेंट्रेशन अल्फा और कंसेंट्रेशन अल्फा में टूटा है, तो इसका मतलब कंसेंट्रेशन माइनस में कुछ कंसेंट्रेशन अल्फा हुआ होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट
कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और सी अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा होता है, यानी सी अल्फा ये इस वाले का दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी अल्फा और सी माइनस सी अल्फा कर रहे हैं, तो ये वाला सी और ये नीचे वाला सी कट जाएगा, तो जिससे क्या बचेगा, सी अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फा। तो ये होता है बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हमें दो फॉर्मूलाज मिले, एक ये वाला फॉर्मूला मिला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला मिला। जब दोनों को हम मिला देंगे तो इससे क्या बनता है कि K इज इक्वल टू, यानी K की वैल्यू क्या आ रही है, C इंटू में मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन m स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में फाइनाइट डाइल्यूशन वाले को आप कर देंगे, तो इस तरीके से K की वैल्यू आती है। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो अभी जो हमने यहाँ देखा, इसका ग्राफ प्लॉट अगर हम करेंगे तो इसको अगर हम लिखे कि C को बेसिकली हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, तो C यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में गया, और इसको अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्मूला से इक्वेट करें तो 0 प्लस mx इज इक्वल टू y होता है। तो 0 यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, m क्या है, k है, x क्या है, 1/c है, और y क्या है, ये वैल्यू है। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर m ये हो गया, m मतलब k, तो k क्या आएगी, स्लोप आएगी, x क्या है, x है 1/c, यानी 1/c x पे रखेंगे, y क्या है, ये है, तो y यहाँ रख लेंगे, और ये जो स्लोप आएगी वो k आ जाएगी, दैट्स इट। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, 0 से यहाँ से शुरू करें, इनिशियल से क्यों शुरू करें, ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर c पे यहाँ प्लस में कुछ नहीं है तो c की वैल्यू तो 0 है, तो इसलिए हम लोग इसको ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं। तक खत्म हो गया हमारे चैप्टर का पहला पार्ट। चलिए जल्दी से अपने इस बैटरीज को शुरू करते हैं। तो बैटरीज क्या होती है, अगर ज्यादा सेल्स कनेक्टेड होती हैं तो सीरीज में, तो ये क्या होती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है, जिनको हम लोग बैटरीज कहते हैं। तो बैटरीज जो होती हैं वो प्रैक्टिकल यूज में होती हैं तभी, अगर वो रीजनेबल लाइट होनी चाहिए, यानी कि हल्की होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट यानी छोटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको दिक्कत हो, एंड वोल्टेज वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए यूज के दौरान। तो यहाँ बैटरीज आर मेनली ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी वाला मतलब प्राइमरी का बच्चा है, उसको आप कांट यूज, आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल नहीं है, और यहाँ तक कि ये रिचार्ज भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी के बच्चे आ गए वो समझदार हो गए हैं, वो अब यूज हो सकते हैं, रिवर्सिबल है, एंड देन रिचार्ज इनको वापस से कर सकते हैं। जैसे फोन की बैटरी, क्या आपने एक बार फोन की बैटरी को यूज किया, जैसे वो खत्म होती है अब वापस से इसको चार्ज करके यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक सेकेंडरी बैटरी होती है। लेकिन जो प्राइमरी बैटरी होती है, एक बार खत्म हो गई तो इसके बाद आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल और बैटरी जो होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन का जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी बैटरी की। तो प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले आता है ड्राई सेल। ड्राई सेल को हम लोग ली सेल भी बोलते हैं, जो कि आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। तो एक तरफ होता है एनोड और दूसरी तरफ होता है कैथोड। तो जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है, और कैथोड जो होता है वो बना होता है ग्रेफाइट के रॉड का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेफाइट की रॉड यहाँ बीच में लगी, यानी कार्बन रॉड, कार्बन का ही फॉर्म होता है ग्रेफाइट। तो ये है कैथोड, और एनोड क्या है, जिंक है। तो जिंक, ये जो आपको इसका कवर दिख रहा है ना, दिस इज जिंक। तो एनोड पे है जिंक, कैथोड पे है ग्रेफाइट रॉड, और इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या यूज किया है, NH4Cl प्लस MnO2C प्लस ZnCl। अंदर जो ये फील्ड है ना, बेसिकली दिस इज MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, प्लस में क्या NH4Cl का हमने पेस्ट यहाँ पर लिया है। ये कार्बन क्या है, ब्लैक है, और ये क्या होता है, एक मॉइस्ट पेस्ट होता है जो कि इस बैटरी के अंदर होता है। इसका जो कंटेनर होता है किसका बना होता है, जिंक का बना रहता है, जो कि एनोड का काम करता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है, 1.5 वोल्ट का आता है। तो एनोड का अगर हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो Zn जो है वो टूट रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस निकाल रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। एंड कैथोड के लिए क्या होगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस में E माइनस, तो ये क्या हो रहा है, MnOOH प्लस में NH3 क्या आ रहा है, अमोनिया आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे अमोनिया क्या है, एक गैस है। तो जो गैस आएगा तो आप सोचेंगे ये जो सेल है वो तो फट जाना चाहिए। तो इससे फटने से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो NH3 है वो रिएक्ट करता है Zn2 प्लस के साथ, यानी कि यहाँ पर जो चीजें यहाँ फिल्ड है ना, इस सब का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, और रिएक्ट करके ये बनाता है एक सॉलिड चीज, दैट इज ZnNH3 विद द होल चार्ज 2 प्लस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड में ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है, जिससे कि अगर ये बाहर नहीं निकली तो सेल फट सकता है, इसलिए हम लोग इसको Zn2 प्लस के साथ ये रिएक्ट करके ये एक सॉलिड फॉर्म बना देता है। नेक्स्ट आते हैं जिंक एमेल्गम ड्राई सेल पे, जो कि बटन सेल या इसको मर्क्यूरी सेल भी कहते हैं। यहाँ पर ये है एनोड कैप, ये है एनोड, इसके अंदर ये जो आप रेड देख रहे हैं वो है एनोड, ये है सेल का कैन, और ये सेपरेट कर रहा है, क्या, किसको सेपरेट कर रहा है, एनोड और कैथोड को सेपरेट कर रहा है। तो एनोड और कैथोड क्या है, तो यहाँ एनोड Zn और Hg क्यों, मर्क्यूरी सेल है ना, तो Hg होगा, तो Zn Hg होगा, और कैथोड में क्या होगा, HgO, और साथ में ग्रेफाइट रॉड प्रेजेंट होती है कैथोड के अंदर। और इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ZnO और KOH होता है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है 1.35 वोल्ट का आता है।
तो अगर हम लोग एनोडिक साइड की रिएक्शन देखें तो Zn जो और Hg जो है ये साथ में जो है ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं OH नेगेटिव के साथ और प्रोड्यूस करते हैं ZnOS और H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे ये OH नेगेटिव कहां से आया, तो ये वाले कैथोड वाले रिएक्शन से बेसिकली OH नेगेटिव आता है, जहां HGO जो कैथोड वाला Hg होता है ना वो रिएक्ट करता है H2O के साथ और Hg जो कि लिक्विड है उसको फॉर्म करता है और साथ में 2OH नेगेटिव को फॉर्म करता है। यही 2OH नेगेटिव जो है वो जिंक और Hg के साथ रिएक्ट करके फिर ये इस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो अगर सेल रिएक्शन टोटल ओवरऑल देखे तो यहाँ पर ZnHg प्लस में HgO गिव्स राइज टू ZnO और Hg इन लिक्विड फॉर्म। तो ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। और ये आपने कहा ऐसी बैटरीज कहाँ देखी, वॉच में, जो कि पहले की वॉचेज आती थी, आजकल की स्मार्ट वॉचेज नहीं, पुरानी वॉचेज आती थी, उनमें जिंक एमेल्गम ड्राई सेल का यूज होता था। बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी बैटरी की। तो सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, ये है जैसे एक लीड स्टोरेज बैटरी। यहाँ पर एनोड में होता है पीबी का रॉड यानी लेड का रॉड, यानी कि ये एनोड्स जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से रॉड्स होते हैं बेसिकली अटैच्ड, एंड कैथोड में होता है पेस्ट ऑफ पीबीओ, यानी कि ये जो आप कैथोड देख रहे हैं इसमें पीबीओ का पेस्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग लेते हैं वो 38% वेट बाय वेट H2SO4 को लेते हैं। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 2.1040 वोल्ट का होता है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, पीबी जो है वो रिएक्ट करता है SO4 माइनस के साथ। ये H2SO4 जब आयंस में टूटेगा तो SO4 माइनस बनाएगा ना, तो वही SO4 माइनस 2 के साथ रिएक्ट करता है पीबी और फॉर्म करता है PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होता है, यहाँ जो PbO है कैथोड पे वो रिएक्ट करता है SO4 माइनस यही वाले के साथ, और साथ में H प्लस जो ये H2SO4 डिसोसिएट होता है तो H प्लस और SO4 माइनस बनाएगा। तो ये क्या करेगा, PB जाके SO4 के साथ भी रिएक्ट करता है और H के साथ भी रिएक्ट करता है, तब जाके बनाता है PbSO4 और साथ में H2O। तो ओवरऑल अगर आप सेल रिएक्शन देखेंगे तो यानी कि इसको ऐसे प्लस करिए, और तो जब आप ओवरऑल सेल रिएक्शन देखेंगे तो PB जो कि सॉलिड है प्लस में PbO2 जो कि सॉलिड है प्लस में H2SO4 जो कि एक्वस है, और ये क्या बना रहा है PbSO4 जो कि सॉलिड है और H2O जो कि लिक्विड है। तो ये है आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। और ये क्या होता है ना कि ये चार्जेबल होता है, क्यों, क्योंकि हम जने जाना है सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो चार्ज हम लोग उसको कर सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए रिएक्शन को बस आप रिवर्स कर देंगे, यानी डिस्चार्जिंग के लिए तो रिएक्शन है कि PbO2 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो PbSO4 और PbSO4 बनाता है। लेकिन रिचार्जेबल यानी जब हमें इसको रिचार्ज कराना रहता है तो रिचार्ज कराते वक्त क्या होता है, यही सेम चीज को आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 2 PbSO4 यानी ये 2 PbSO4 है तो 2 PbSO4 रिचार्ज करते वक्त PbO यही सेम चीज बनाएगा H2SO4। ये किसमें, इन्वर्टर में। जब लाइट चली गई यानी कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वाली रिएक्शन चलती है, अगर लाइट आ गई अब जब उसको रिचार्ज हो रहा है तो ये वाली रिएक्शन चलती है, जो कि एक दूसरे के जस्ट उल्टा होती है, रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में होती है। फिर निकल कैडमियम जो सेल होता है ये भी जो होता है रिचार्जेबल निकल कैडमियम का सेल, जो कि जेली रोल का अरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हैं ऐसे जेली रोल्स कैसे होते हैं उस तरीके से अरेंजमेंट होता है, जो कि सेपरेटेड किससे होता है, मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये एक दूसरे से ऐसे सेपरेट होता है। ये जो आप सेपरेटर देख रहे हैं ना ये सेपरेटर होता है मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। इसका जो लाइफ होता है ना वो लीड स्टोरेज सेल से ज्यादा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसलिए हम लोग निकल कैडमियम सेल का ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इसका ओवरऑल रिएक्शन आता है CdS प्लस में NiOH3 गिव्स राइज टू CdO प्लस में 2NiOH2 सॉलिड में और H2O लिक्विड में आता है। तो ये था निकल कैडमियम सेल। फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थर्मल प्लांट से, इसको हम लोग एफिशिएंट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है, इसीलिए फ्यूल सेल का इन्वेंशन हुआ। तो फ्यूल सेल क्या होता है, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनको हमने इस तरीके से डिजाइन किया ताकि वो कन्वर्ट कर पाए एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इन सबको डायरेक्टली यानी केमिकल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में जो चीजें कन्वर्ट कर पाए उसको कहते हैं हम लोग फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जैसे H2O2 फ्यूल सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायरेक्टली हीट रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर H2 लिक्विड फॉर्म में यहाँ से इंसर्ट होगा, O2 लिक्विड फॉर्म में यहाँ से इंसर्ट होगा, बीच में है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एक्वस NaOH या एक्वस KOH, और ये वाला है एनोड, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है कैथोड। और यहाँ से क्या होगा, H2 और O2, यहाँ से क्या आएगा, वाटर लिबरेट आउट हो जाएगा। अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखिए तो H2O प्लस में O2 जो है वो H2O बना रहे हैं, यानी H2 प्लस में O2 दोनों मिलके ये कुछ भी रिएक्शन अंदर चले बाहर तो हमको क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। इसकी सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है, 70% की होती है। अब बात करते हैं कोरोजन की, विच इज लास्ट टॉपिक। तो कोरोजन क्या होता है ना, ये कोट करने लगता है मेटल ऑब्जेक्ट को, किससे, ऑक्साइड या फिर सॉल्ट ऑफ अदर मेटल से, यानी मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं उनसे ऑक्साइडाइज करता है, किसको, एक कोट बना देता है मेटल सरफेस के ऊपर। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ, यानी सिल्वर जो काला पड़ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोट, किस पे, कॉपर ग्रीन और ब्राउन्स भी ग्रीन पड़ जाता है, ये सारी चीजें कोरोजन के कारण होती है। तो कोरोजन का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ क्या होता है, स्लोली ईटिंग अवे हो जाता है मेटल का, जिससे क्या होता है, जब वो कब होता है ये चीज, जब वो कॉन्टैक्ट में आती है एटमॉस्फेयर के, जिससे कि
फॉर्मेशन होती है ऑक्साइड और कार्बोनेट की। तो यहाँ पर रस्टिंग का आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसको मैं देखिए आसानी से समझाती हूँ। देखिए कोई भी स्पॉट जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ मेटल, ओके। नाउ इस स्पॉट पे होगी ऑक्सीडेशन, यानी कि Fe, यानी ये आयरन का मेटल है, ये ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और ऐसे 2 Fe हैं तो 2 Fe2+ बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो यहाँ देखिए Fe क्या बना रहा है, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू आउट द मेटल, यानी मेटल से ये थ्रू आउट मूव करेंगे, मतलब इधर उधर मेटल के मूव करते हैं और दूसरे साइड पे आते हैं। वो स्पॉट जहां पर रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, यानी ये एक पानी की बूंद है, पानी की बूंद में क्या होती है, H2O होता है पानी। तो इसका जो H+ है ना, H+ ये एटमॉस्फेरिक वाले O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O। यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। किसका, इस पानी के मॉलिक्यूल के H+ के साथ मिलके ये 4 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं और फिर अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर, फिर हाइड्रोजन आयंस जो वाटर में है, यानी हाइड्रोजन के अंदर भी, यहाँ पर तो वाटर के अंदर क्या है, H2O, तो H2O में H जो आयंस है ये क्या करते हैं, ये अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पर दूसरे एसिडिक ऑक्साइड का डाइल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण ये इनके आयंस अवेलेबल हो जाते हैं, यानी H+ अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये वाला जो स्पॉट है ये कैथोड की तरह बिहेव करता है। यानी कि यहाँ देखिए जहां ऑक्सीडेशन हो रही वहां एनोड की तरह बिहेव कर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ये कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है। तो कैथोडिक रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ ये H+ जो है वो रिएक्ट करती है और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन जो कि शुरू में यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन के दौरान ये जो 4 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ था वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। फिर ये जो है इसका टोटल ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट प्लस में H+ रिएक्ट कर रहा है, तब बना रहा है Fe2+ प्लस में H2O। और यही फेरस आयंस जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और फेरिक आयंस विच कम आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 इंटू में XH2O है, मतलब यहाँ पर 10 H2O हो सकता है, मतलब कितने H2O के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो फाइनली जो होंगे वो क्या बन के निकलेंगे, Fe2O3 और इंटू में कितने पानी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर का प्रोडक्शन होते ही जा रहा है और साथ में हाइड्रोजन आयंस की भी प्रोडक्शन होती जाएगी। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। अब सबका अगर आप देखेंगे कि कितना E0 की वैल्यू है, तो एनोड के लिए E0 की वैल्यू -0.44 वोल्ट है, E0 की वैल्यू यहाँ कैथोडिक रिएक्शन के लिए 1.23 वोल्ट है, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन के लिए कितनी है 1.67 वोल्ट है। तो 1.67 तो बहुत आसान है, इसको प्लस इसको करके आप यहाँ पर फाइनल वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इसका जरूरत है हमें, क्योंकि इससे हमें पैसे बचेंगे और साथ में प्रिवेंशन से एक्सीडेंट से भी हमें प्रिवेंशन मिलेगा। क्योंकि कोरोजन के कारण क्या होता है, मेटल खाते जाता है, ईटिंग अवे होते जाता है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें होती है जहां पर जैसे ब्रिज टूट जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम प्रिवेंशन का यूज करते हैं। जैसे कि एक हो सकता है कि मेटल है, मेटल के साथ अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्चर को कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक पेंट की लेयर लगा देंगे। तो अब ये इस साइड मेटल है और इस साइड एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर है, तो दोनों के बीच में पेंट की लेयर है, तो कांटेक्ट नहीं है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट तोड़ सकते हैं दोनों के बीच में, जिससे क्या, और कौन सा केमिकल लगा सकते हैं हम लोग, वो केमिकल होता है जैसे बाइफेनॉल लगा देते हैं, जिससे दोनों के बीच का कांटेक्ट टूट जाता है और फिर कोरोजन नहीं होता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि उसको क्या दूसरे मेटल से आप कवर कर सकते हैं, जैसे Sn और Zn से कवर कर दीजिए। तो ये क्या होता है, इनर्ट होते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, जिससे कि ये वाला बच जाता है और ऊपर एक लेयर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है, जिससे ये वाला और ये वाला नीचे वाला मेटल कांटेक्ट में नहीं आता है। तीसरा आता है सैक्रिफाइजल, क्या आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं, जहां पर MgZn जो होता है उसको आप लगा देते हैं ऊपर, यानी कि ये है हमारा मेटल और इसके ऊपर Mg या Zn की एक आपने यहाँ लेयर लगा दी। तो इससे क्या होता है ना कि जब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर मॉइस्चर वगैरह पड़ता है तो ये इसके साथ Mg और Zn के साथ रिएक्ट कर देता है, यानी ये तो बर्बाद हो जाता है लेकिन नीचे वाला मेटल यानी Fe को बर्बाद होने नहीं देता है। तो ये है एक सैक्रिफाइजल मेथड, जहां हमने Mg और या Zn को सैक्रिफाइस करके इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हमने एक सैक्रिफाइजल इलेक्ट्रोड दे दिया, जो कि खुद मर जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट यानी फेरस को बचा लेता है। अब कोरोजन को क्या क्या फैक्टर्स प्रमोट करते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल अगर ज्यादा हुई तो कोरोजन बढ़ता है। प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी जो अगर ज्यादा हुई तो कोरोजन बढ़ता है, जैसे अगर प्योर अगर आप आयरन लेते तो उसमें जंग नहीं लगती है। फिर प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर अगर आप बढ़ा देंगे, यानी कि अगर मॉइस्चर पानी की संख्या बढ़ती है तो कोरोजन बढ़ जाएगा, जैसे कि SO2 और CO2 एयर क्या करते हैं, कोरोजन को कैटलाइज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर बढ़ाएंगे तो कोरोजन का रेट बढ़ जाता है। क्या आयरन को अगर आप प्योर वाटर में रखेंगे तो जल्दी करोड नहीं होता, जबकि अगर सलाइन में रखते हैं तो करोड हो जाता है। इसका नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो डू चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।